आइए हम आज विशेष अंदाज में कुछ समाचारों की प्रस्तुति करें। आज 12 फरवरी 2026 है। आज यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात नजर आई। सभी ट्रेड यूनियन और सभी किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया। अब हमारे उज्जैन शहर में क्या स्थिति है कुछ नहीं कह सकते, किंतु पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। आइए अब यहाँ पर हम संसद की बात करें। संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिए, जो उन्होंने सत्य सामने रखा, उससे पूरी मोदी सरकार हिल गई। ये सारे सब एनडीए की जो सरकार थी वो हिलने लगी। और मोदी के चम्मच मंत्री है ना, बार बार राहुल गांधी को टोकने में लगे, रोकने में लगे, परंतु राहुल गांधी रुके नहीं और उन्होंने अपनी सारे तथ्य और सत्य बेबाकी से प्रस्तुत किए। 45 मिनट के भाषण में शहनाज जी सरकार का पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद में संसद के बाहर भी जो हुआ उसमें भी सारा पूरा पोस्टमार्टम हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र के। अब यहाँ पर आज एक उनके राज खुल गए, जिन्होंने जो 272 जो लोगों ने जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा था ना, उनकी भी पोल खुल गई। उनमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जो महाभ्रष्ट रहे, महाधूर्त रहे, महामकार रहे, चरित्रहीन रहे। उनके सारे राज खुल गए। सब ये भौचक्के हो गए, अरे ये देश में हो क्या राज। और आइए मैं 147 करोड़ जनता से को एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, विशेष बात करना चाहता हूँ। आपने हर चीज़ में मिलावट देखी, खाने पीने की चीज़ों में होते हैं मिलावट होती है, न जाने क्या क्या मिलावट है। और अपने यहाँ पर क्या है, जो पीढ़ियाँ हैं ना, उसमें भी मिलावट हो जाएगा। परंतु अब एक और बड़ा नया कांड सामने आ गया कि सोने और चांदी में भी मिलावट होने लगी। नकली चांदी पूरी बाजार में बिक रही है। मामला बड़ा रोचक है। अब आप कहेंगे अरे सोने में कैसे मिलावट हो सकती है, तो आप 147 करोड़ जनता और भारत के परिवार जरा सतर्क हो जाएं। आपको बता दूं कि सोने में भी मिलावट होती है। 70 रुपये ग्राम का सोना आपको कितना महंगा दिया जा रहा है, ये भी जरा देख लीजिए। मामला बड़ा विचित्र। आप कहेंगे आप क्या नाटक कर रहे हैं। भैया ये नाटक नहीं कह रहा हूँ, मैं सच उजागर। बांग्लादेश में रेड कोर नामक एक धातु जो होती है वो निकलती, और उसकी चमक इतनी होती है कि इतनी शानदार होती है कि हद से ज़्यादा, और वो काली भी नहीं पड़ती। और उसी वही 70 ग्राम का रेड कोर सोना के नाम से मिलाया जाता है आभूषणों में। मामला बड़ा गंभीर है, रोचक है। अरे आप कहेंगे ये 70 रुपये ग्राम की धातु इतनी चमकदार क्यों, ये तो हमें उस धातु का परीक्षण करने पर पता चलेगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि चाहे वो ज्वेलरी हॉलमार्क हो, ये हो, सब में कुछ न कुछ पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो कुछ ज्वेलरी में रेड हल्की सी लाल कलर की झाई दिखती है, वो नज़र आती है। और मज़ेदार बात यह कि उन गहनों को जब शुद्ध सोने की परख करने वाली में जितनी भी पद्धतियाँ हैं ना, सब फेल हो जाती है। और वो धातु 70 रुपये ग्राम की धातु हमें कितनी महंगी मिलती। कितना ठगा होगा इस सोने के नाम पर, जरा इसका भी आकलन कीजिए। मामला बड़ा विचित्र गंभीर है। और नकली चांदी तो खूब मिल रही है। देख लीजिए राजकोट की चांदी का क्या हाल है। हमारे यहाँ उज्जैन जिले के बड़नेगर के पास में बदनावर है, कानून है, यहाँ पर नकली चांदी का ही वो दिया जाता है। यानी देश के हर परिवार को किसी न किसी रूप में ठगा जाता है, और ठगाए नहीं। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब ठीक है, जो हो गया है वो हो गया है, ये तो ठगी हो ही गई है। यहाँ पर तो हमारा भारत है ना, शातिर डकैत तो ठगों की गिरफ्त में, उनके हाथों में। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये भी देख लीजिए।
अब आइए हम उज्जैन की एक बात करते हैं। आप सब उज्जैन आते हैं, पर्यटक उज्जैन आ रहा है कि अरे उज्जैन को है ना इतना बड़ा वो पर्यटक स्थल बना देंगे कि बस ये पर्यटक ही शहर हो जाएगा। आइए यहाँ पर श्री महाकाल महालोक बना, करीबन उसमें 1200-1300 करोड़ रुपए लगाए गए। जो 400 करोड़ की योजना थी उसको 1200-1300 करोड़ पे पहुंचा दी। उसमें कितने और किन किन लोगों ने कितने हाथ धोए, और उसमें गुजरात की कितनी कंपनियों ने हाथ धोए महाकाल महालोक में। मामला बड़ा विचित्र है। अब कल एक समाचार आया कि जो श्री महाकाल महालोक में जितनी मूर्तियां लगी है ना वो सब हटाई जाएगी और 99 नई मूर्तियां लगाई जाएगी। अब 99 नई मूर्तियों में 57 तो ब्रोंज की होगी और 42 पत्थर की होगी। अरे जब आपने पहले डीपीआर बनाया था तो वो डीपीआर गलत क्यों बना? उसमें 1100, 1200, 1300 करोड़ रुपया कैसे व्यय हो गया, और उसमें किस किसने खाया? अरे उस महाकाल महालोक के उद्घाटन में ही 6 करोड़ रुपए का व्यय आ गया, जिसमें मोदी जी ने भाषण दिया। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब तो सीबीआई जांच होना चाहिए। अब देखते हैं इस महाकाल महालोक की सीबीआई जांच होती है कि नहीं। अब दूसरी बात और आई है। अब यहाँ पर उज्जैन में इस वक्त एक ऐसी कमीशनबाजी गेम चल रही है कि हद से ज़्यादा कमीशन दो अन्यथा तुम्हारा काम नहीं होगा। हो रहा है, हमें पता है और पूरी गेम का भी पता है कि किस तरीके से शातिर गेम खेल हो रही है। यहाँ की स्थानीय खुफिया तंत्र तो कुछ जानना ही नहीं चाहती, और जानती भी है ना तो वो छुपाए रखना चाहती है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, चलेगा ये भी। अब पापी कब तक खेल अपनी ज़िंदगी की खेल मनाएंगे, पाप कुंभ तो फूट ही जाते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक ही अनुरोध है कि अब सीबीआई का उज्जैन में कार्यालय स्थायी कार्यालय हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शातिर घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अभी देखते क्या होता है क्या नहीं होता। आइए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हमने यहाँ पर एक बताया था कि सिंहस्थ और महाकुंभ के नाम पर सम्राट अकबर ने 2500 बीघा जमीन दी थी, ताकि उसका जो उपयोग करके सिंहस्थ का सारा व्यय उसी राशि से पूरा कर लिया जाए। परंतु हमारे उज्जैन में तो 2500 बीघा जमीन ही गायब हो गई। अब वहाँ पर सब सिंहस्थ भूमि जो 2500 बीघा भूमि थी ना, उस पर तो न जाने किन के अधिकार है। ये अधिकार कहाँ से हो गए? और हमारा यहाँ का प्रशासन भू राजस्व विभाग का रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा है। अरे देखो ना भैया, देख के करो और किन किन के अधिकार में है सिंहस्थ की 2500 बीघा जमीन, सब पे कार्रवाई करो। मगर नहीं होगी कार्रवाई। अरे रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, बोलेंगे रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं। जब औरंगजेब का ताम्रपत्र का रिकॉर्ड हमारे यहाँ है तो इसके पूर्व का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और होगा ही। परंतु इतनी अहमियत कौन उठाए, कौन उसकी जांच करे? ठीक है, ये भी मामला हो गया। अब यहाँ पर सप्त सागर हैं। सप्त सागर की सीमाएं कितनी है, कितने कितने बीघा में वो फैले हुए हैं, जरा इसकी भी जांच की जाए, भू अभिलेख से जांच की जाए। मगर वो भी नहीं हो रहा है। कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, मालिक हो गए हैं। और यहाँ उज्जैन में एक गोवर्धन सागर है, यहाँ पर प्रशासन ने अब स्वीकार करा कि हाँ 18.31 बीघा पर अतिक्रमण है। अरे तो अतिक्रमण है तो हटाते क्यों नहीं हो, तुरंत हटाओ। और यहाँ पर जरा क्षीर सागर जो सप्त सागर है उसकी स्थिति भी देख लो कि वहाँ का पानी हमेशा ही गंदा रहता है, बदबू रहती है, मछलियाँ मरती है, सब कुछ होता है। रुद्र सागर के पानी की जरा जांच कर लो कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर पूरे बहुत ही गड़बड़ मामला चल रहा है उज्जैन में, तो यहाँ पर भी सीबीआई का एक स्थायी ऑफिस होना चाहिए। यहाँ के खुफिया विभाग में तो कोई विश्वास रहा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता वो, और यदि उसको संज्ञान होता है तो वो भी मामले दबा के रखता है, कोई उजागर नहीं होता है। चलिए अब ये भी बात हो गई। यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे राहुल गांधी। और राहुल गांधी को ये लोग भाजपा सरकार संसद में देखना ही नहीं चाहती। उनको हटाने के लिए क्या क्या नाटक करते हैं।
विशेष अधिकार हनन का नोटिस जमा दिया। राहुल गांधी ने जवाब भी दे दिया, वो उनको जवाब भी बड़ा आखर रहा है, मामला अच्छा। और राहुल गांधी ने तो संसद में सबकी पोल खोली, सबका पोस्टमार्टम कर दिया, खबर आ गए। एप्स्टीन फाइल का नाम नहीं लेते हुए भी उन्होंने सारे राज उजागर कर दिए। और जो संसदीय मंत्री है ना रिजिजू, ये तो और बौखला गए ना, कितना झूठ परोस दिया, इतना झूठ परोस दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे भैया परोस दो, तुम तो झूठ के रोबोट हो ना, और तुम तो उसी जो झूठ के रोबोट के चिंटू हो, उसकी हाँ में हाँ करना पड़ेगा, उसको बचत करना पड़ेगी जैसे होगा। अब यहाँ पर ओम बिरला जी भी बड़े घबराए हुए बेचैन है, अब वे नहीं दिखेंगे संसद में, लोकसभा में। वे आएंगे 9 मार्च को। और अब तो जो टीएमसी के सांसद भी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हो गए। एनडीए के अनेक दल भी अब तो सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, अब ओम बिरला को हटाना है, अविश्वास प्रस्ताव के उसमें जाना है। टीडीपी ने खुला ऐलान कर दिया, इधर राजद ने भी खुला ऐलान कर दिया, जेडीयू ने भी खुला ऐलान कर दिया। तो अब आखिरकार तो संसद में ये ओम बिरला जी की तो बड़ी फजीहत हो गई। अरे जो ये तुम एक गुजराती गैंग सरकार के जो भक्त बने थे ना, वो भी अपने आप में बड़े नाटक हो गए। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो तो हो जाएगा, देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी फजीहत तो डॉक्टर मोहन भागवत की हो गई। एक गुजराती गैंग ने स्पष्ट कह दिया कि जिसे हम चाहेंगे वही संघ प्रमुख बनेगा। बनाओ भाई बनाओ। ये मोहन भागवत को तो गुजराती गैंग ने अपना बंधुआ मजदूर बना ही लिया, और जो उनके जो गैंग के दल्ले थे ना, उन्हीं में से एक कोई वो बनेगा संघ प्रमुख। मामला बड़ा रोचक है। गुजराती गैंग ने कौन से 2 दल्ले पाले? मेरा ख्याल है जहाँ तक एक तो अरुण कुमार है और दूसरे हथबोले जी हैं, इनका नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने ही मोहन भागवत को इस गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर बनाया, उसके सामने आत्मसमर्पण को मजबूर किया। अब मोहन भागवत की उम्र भी 75 की हो गई, मोदी की उम्र भी 75 की हो गई, तो सबसे पहले मोहन भागवत ही पद त्याग कर दें कि नहीं मैं 75 का हो गया हूँ, मैं नहीं रहना चाहता, तो मोदी को भी त्याग पत्र देना ही पड़ेगा ना। मामला ठीक है, चले जो भी। अब देखते हैं मोहन भागवत जी का मामला है, हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मोहन भागवत जी तो विद्वान आदमी, और विद्वान है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम तो उनके चरणों की धूल का एक अनुकण भी नहीं है, मगर आज हिम्मत करना पड़ रही है, सच बोलना पड़ता है। क्योंकि हम मोहन भागवत जी को आज फिर याद दिला दूँ कि आप उज्जैन आए थे, उस सभा में मैं भी मौजूद था, आपने कहा था कि देश में विश्वास का संकट है, तो ये आप पर भी आ गया संकट, सब पर संकट है विश्वास का। तो विश्वास का जो संकट है ना, बहुत बड़ा विचित्र हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास का संकट आ गया। सीजीआई सूर्यकांत जी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय न्यायिक नीति होना चाहिए। बनाओ भैया बनाओ, उसका प्रारूप प्रस्तुत कर दो, बनाओ। हम का नकारा करते हैं। कॉलेजियन सिस्टम आपने खत्म करना चाहते हैं, जो नाजी सरकार चाहती थी वो आपने कर दिया, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनना चाहिए, आम आदमी को सस्ता और सच्चा न्याय मिलना चाहिए, बस यही लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्रीय न्याय नीति का। चलिए अब ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, हम एक ज्ञानेश कुमार के। एक ज्ञानेश कुमार तो इतना मक्कार और धूर्त निकले कि हद से ज़्यादा, और इसने तो ये सोचा कि अरे मेरा के ऐसा कानून बना दिया कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे मैं पद पे रहूँ, यह उनकी भूल थी। इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो। और यदि इस नाजी सरकार ने ऐसा कानून बना भी दिया है तो वो कानून संविधान विरोधी है और संवैधानिक वो निरस्त माना जाता है। देखना ज्ञानेश कुमार ने क्या क्या नाटक किए। जनता कह रही कि इसको तो गिरफ्तार करो, रिमांड लो, और उसमें 3rd डिग्री का प्रयोग करो, इनको हेलीकॉप्टर बनाओ। इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता और पूर्व राजीव कुमार गुप्ता को इन्होंने किस तरीके से प्रजातंत्र जनमत की हत्या की वो उजागर हो जाएगा, स्वीकार कर लेंगे, और इनको हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाओ, जनता इनको सजा देगी। अब इनको दंड देने का अधिकार जनता के पास में। और यह ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार, इनकी औकात इतनी नहीं है
ये तो सारा षड्यंत्र है ना, मोदी अमित शाह का है। तो इनको भी जो देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के अपराध में, प्रजातंत्र की हत्या के अपराध में तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वही सजा दी जाना चाहिए जो ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को दी जाएगी। अब छोड़ दीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए और जनता के बीच में लाइए, अब जनता इनको सजा देगी। चलिए ये भी अब बात छोड़ देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारे महामहिम की। अरे महामहिम जी, आपको देश की स्थिति का संज्ञान है या नहीं? मेरा तो ख्याल है कि आप इतने असंवेदनशील कि आपको संज्ञान न हो। आपको सब कुछ संज्ञान होते हुए भी आप हर तथ्य छुपा रही है, सत्य छुपा रही है। क्या कारण है? आप दत्ताट हो गई है, मूक बधिर हो गई है और नाजी गुजराती गैंग की सरकार के जो भी प्रस्ताव आते हैं आँख पीस कर दस्तखत करके पास कर देती है। अब नहीं चलेगा, सारी समीक्षा होगी कि किस प्रकार के नाटक किए गए। तो हम महामहिम महोदया से अनुरोध करते हैं, जनता का अनुरोध है कि इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए, जनता के साथ खड़ी हो जाइए। जनता है ना, आपका सम्मान करेगी। और यदि इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली रही ना, तो जो हाल जैसे बिरला का, ओम बिरला का हो रहा है, धनगर जी का ऐसा ही हाल आपका भी हो सकता है।